वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का क्लास 10th का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन पेपर कोड है 34-2 और ये सेट 2 हमारा यहाँ पर है। सेट 1 हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आप अगर वो सेट 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अब बेसिकली सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस सेम है। तो सेट 1 में जिनको हम कवर कर चुके हैं उन्हें हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले आप सेट 1 में देख सकते हैं, वो हमने कंप्लीट पढ़ा है। तो अब हम सेक्शन ए से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 90। जब थीटा 0 to 90 है तो इनमें से कौन सा रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तो हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड इसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देख लो कि कौन सा रिलेशन यहां पे आ रहा है। तो आप देखें तो सी वाले के अंदर ये दे रखा है, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहां सही नहीं होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, इफ k प्लस 2 4 k माइनस 6 एंड 3 k माइनस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k। ये जो तीनों टर्म्स हैं हमारी, वो किस में है? वो AP में है। दैट आर k प्लस 2 4 k माइनस 6 3 k माइनस 2, तीनों हमारी किस में है? AP में है। तो k की वैल्यू बता दो। अगर ये तीनों AP में है तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। यहां से मिल जाएगा D1 यानी कि 4 k माइनस 6 माइनस k प्लस 2। तो यहां आएगा 4 k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 यानी 3 k माइनस 8। D2 निकालेंगे तो वो आएगा 3 k माइनस 2 माइनस 4 k माइनस 6। अब यहां पे इसमें से माइनस अंदर जाएगा, 3 k माइनस 2 माइनस 4 k प्लस 6। यहां पे आ गया माइनस k प्लस 4। क्योंकि ये AP में है तो जो D1 है वो D2 के बराबर होगा। D1 इज इक्वल टू D2। तो यहां से जो 3 k माइनस 8 है वो माइनस k प्लस 4 के बराबर होगा। इसको इधर ले आए, 3 k प्लस k इज इक्वल टू 8 प्लस 4। यहां पे आ गया आपका 4 k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है? दैट इज वो 3 हमारे पास आ रही है। तो कंसेप्ट क्या था कि कॉमन डिफरेंस को इक्वल रखना है और फिर हमें यहां पर k की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 3, इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC इफ, हमारे पास एक ट्रायंगल है, वी हैड अ ट्रायंगल ABC। यहां पे एक लाइन है दैट इज PQ, एंड वो कह रहा है कि जो PQ है वो पैरेलल टू BC है। PQ इज पैरेलल टू BC, और अब वो कह रहा है कि PB 6 सेंटीमीटर है, PB इज 6 सेंटीमीटर, AP इज 4 सेंटीमीटर एंड AQ इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो हमें AC की लेंथ यहां पर निकालनी है। तो आप समझें कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तो हम BPT या थेल्स थ्योरम यहां यूज कर सकते हैं।
सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी देन बाई बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AP अपॉन PB बराबर होगा AQ अपॉन QC के। तो यहां पर अब आप देखें AQ अपॉन AC। ओके, हमें AC निकालना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AQ अपॉन AC एंड AP अपॉन AB। बट यहां पर दे तो हमें PB ही रखा है, तो केवल यह इसके लिए यूज करें, हम इसको बाद में निकाल लेंगे, दैट इज QC। तो हमने BPT यूज कर ली, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहां 3 वैल्यूज हमें दे रखी हैं, दैट इज 4, ये दे रखी है आपको PB 6, AQ दे रखी है 8 और QC हमें निकालनी है। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो QC आ गया 12 सेंटीमीटर। बट हमें निकालना तो क्या था, AC। तो जो AC है उसको ध्यान से देखें तो AC बराबर है AQ प्लस QC। AQ क्या है हमारा, AQ है 8, QC है 12, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा AC है वो किसके बराबर है, वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। जो हम यहां पहले यूज कर रहे थे AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, ये भी इसकी एक कॉरोलरी है, ये BPT है। इसी को हम फर्दर सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं AP अपॉन AB, AQ अपॉन AC। AP हमारे पास है, AB आप निकाल लोगे, AP प्लस PB यानी ये आ जाएगा 10। AP है हमारा 4, ये आ गया 10। AQ है हमारे पास 8 और यहां पर है AC। तो यहां से आएगा 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC इज 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी मेथड से प्रोसीड कर लें, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। या तो आप ये कॉरोलरी यूज कर लें या फिर BPT यूज करके QC निकाल के ऐड कर लो। बात तो AC निकालने से है, तो AC दोनों तरीके से ही हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स का सम क्या होगा। तो हमें एक डाटा दे रखा है, यहां पर है क्लास और यहां पर है फ्रीक्वेंसी। क्लास है हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. This is frequency है 10, 15, 12, 20 और 9। अब पहले तो हमें मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास निकालनी है। तो मीडियन क्लास के लिए आप देखें तो जब आप मीडियन निकालते हो तो समेशन ऑफ FI करते हैं और इसका जब आप सम करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 25, 25 प्लस 12 इज 37, 37 प्लस 20 इज 57, 57 प्लस 9, 57 प्लस 9 इज 66, दैट इज 66। या फिर आप CF निकाल लो, CF में यहां आ जाएगा 10, 10 प्लस 15 इज 25 एंड दिस इज 37, दिस इज 57, दैट इज 66। तो यहां से भी समेशन ऑफ FI मिल जाता है। अब हम निकालते हैं n/2 यानी 66/2 दैट इज 33। 33 कहां पर आएगा, 33 को आप देखें तो 25 से तो बड़ा होगा और 37 यहां पे आएगा 26, 33 इस क्लास में आएगा आपका। तो ये जो क्लास है दिस क्लास इज मीडियन क्लास, ये क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। अब वो कह रहा है मॉडल क्लास और निकाल लो,
तो मॉडल क्लास निकालने के लिए तरीका सिंपल है कि जहां पर भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहां फ्रीक्वेंसी 10 है, यहां 15 है, या 12 है, 29, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है? फ्रीक्वेंसी यहां सबसे ज्यादा आ रही है। तो इस वाली पूरी क्लास को हम क्या बोलेंगे आपका? दिस इज मॉडल क्लास। दिस कंप्लीट क्लास इज गोइंग टू बी मॉडल क्लास। अब मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स ले लो। इसकी लोअर लिमिट है 10 और इसकी लोअर लिमिट है 15, और दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है? दैट इज 25। सो सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज 25। बस आपको मीडियन क्लास मॉडल क्लास निकालते आनी चाहिए, फिर आप उनका सम इजीली कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, मैं फिगर बनाता हूं क्लियर होगा। वी हैव अ सर्कल, इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाई गई है और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 9। ये ए पॉइंट है, सम पी पॉइंट से इस पर टेंजेंट डाली गई है, और जो P पॉइंट है वो इसके सेंटर से 41 सेंटीमीटर दूर है। तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी PA आप निकाल दीजिए। तो आप समझें कि यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बिकॉज दिस A पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हम यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल OAP, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। नाउ अब OA का स्क्वायर तो 81 प्लस AP का स्क्वायर हमें निकालना है, और OP 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। इस 81 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 इज 1600। स्क्वायर को इधर ले जाइए तो AP इज इक्वल टू √1600 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर आएगी। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और हम इसे निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 13 देखिए। In the given figure, O is the center of circle and PQ is the chord, और जो PQ है वो chord है। If tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then the measure of POQ। तो आप समझें, we had a circle इस तरीके से, और इस सर्कल पर एक टेंजेंट पास कर रही है, दैट इज उसका नाम है सम PR, एंड नाउ PQ एक कोड है, दैट इज PQ कोड है, और दिस इज O। तो इसका, इस कोड का इस टेंजेंट के साथ जो एंगल है वो 50 डिग्री दे रखा है, और वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड दिस POQ, एंगल POQ को हमें निकालना है। तो अब थोड़ा सोचें यहां पर कि दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज रेडियस। तो रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। दिस इज थ्योरम। तो ये एंगल OPR, एंगल OPR जो है वो 90 डिग्री का है, और ये एंगल QPR जो है वो 50 डिग्री का है, और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप लिखें एंगल RPQ, दिस एंगल प्लस एंगल QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमें जो RPQ है वो 50 दे रखा है, इधर ले जाओ। सो एंगल QPO इज 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 40 डिग्री।
अब आप पूछे सर एक एंगल तो हमें मिल गया, अब दूसरा एंगल क्या होगा? आप देखें तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों साइडें क्या हैं? बराबर हैं। और जब ये दोनों साइडें बराबर हों तो उनके बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल PQO बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ। अपोजिट इक्वल साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उनके बनने वाले अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, या फिर एंगल इक्वल हो तो साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके दो एंगल हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है। इन ट्रायंगल POQ तो यहां पर एक एंगल है 40 डिग्री का, ये दूसरा भी है 40 डिग्री का, प्लस एंगल POQ हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 80 को हम इधर ले जाएंगे तो एंगल POQ किसके बराबर आएगा? दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल POQ जो है वो 100 डिग्री आएगा। बेसिक सा कंसेप्ट यूज करना है, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूज करके ये 40 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने वैल्यू निकाल दी है। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल हैं एंड उसके पास n ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स वहां पर कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई वहां पर 5 प्लस n। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल, ड्राइंग ए ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब कि वहां से एक ग्रीन बॉल आए, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुनी है किसकी? रेड बॉल आने की। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो पहले हम एक कंडीशन वाली दोनों प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सो लेट A डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ए एक इवेंट है रेड बॉल आने के लिए, एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। बी इवेंट है कि वहां से ग्रीन बॉल आए, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फॉर्मूला तो यही होता है आपके पास। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस यानी कि वहां पर रेड बॉल्स कितनी हैं? वो 5 हैं और टोटल हैं 5 प्लस n। इसके बाद PB यानी ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन है n, टोटल है 5 प्लस n। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है कि जो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है, तो हम रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। वो ये कह रहा था कि मान लो ये 1 है तो ये 3 है आपकी, कि जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो उससे 3 गुनी है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को बराबर करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों की वैल्यू रख दो यहां पर। PB है हमारे पास n ओवर 5 प्लस n, 3 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो n इंटू 5 प्लस n इज इक्वल टू 15 इंटू 5 प्लस n। दिस इज 5 प्लस n से 5 प्लस n कैंसिल हो गया और n की वैल्यू आ गई 15। तो यहां पर वो n की ही वैल्यू पूछ रहा था तो हमने n की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 15। इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए। क्वेश्चन क्या है
कि 5 इवेल्युएट 5 अपॉन कॉट स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वेयर 90 डिग्री। दिस वन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो कुछ खास नहीं करना, केवल सबकी वैल्यूज रखो और यहां हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉट 30, tan 30 हमारे पास होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3/1 का स्क्वेयर। साइन 60 होता है √3/2 और इसका स्क्वेयर। कॉट 45 1 का स्क्वेयर, साइन 90 1 का स्क्वेयर, दैट इज यहां पे 2 है। 5/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, /3 माइनस 1 प्लस 2, तो यहां एलसीएम लेंगे तो 9/3 प्लस 1 यानी कि 4। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 4 आ रही है। इसके बी वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल and sin theta is equal to cos theta, then the value of tan square theta plus cot square theta minus 2। मतलब हमें गिवन है, वी आर गिवन दैट कि जो sin थीटा है वो cos थीटा के बराबर है और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड इज tan स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप जरा वहां ऊपर देखें, अगर मुझे यहां से थीटा मिल जाए तो मैं थीटा की वैल्यू यहां रखूंगा और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख दूं 1 इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां पर साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा और tan 1 किस पर होता है, 45 डिग्री पर, विच इंप्लाइज अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो थीटा क्या होगा, 45 होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। डायरेक्टली आप कह सकते हैं। वैल्यू निकालनी है इसकी तो यहां रख देंगे, सो tan 45 डिग्री का स्क्वेयर प्लस कॉट 45 डिग्री का स्क्वेयर माइनस 2। tan 45 होता है 1 का स्क्वेयर, ये भी 1 का स्क्वेयर माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 इज 0। इस टर्म की जो वैल्यू है वो 0 यहां पर आ जाएगी। इजी टाइप का क्वेश्चन था, हमने इसको कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 29 के ए वाला पार्ट देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। किसी एपी की पहली 15 टर्म्स का जो सम है वो 750 है, यानी S15 जो है वो 750 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15 और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है। देन वो कह रहा है कि इसकी 20th टर्म निकाल दीजिए। अब मुझे इसकी 20th टर्म निकालनी है। मेरे पास A तो है, यदि मुझे कहीं से D और मिल जाए तो फिर मैं कोई सी भी टर्म इसकी निकाल पाऊंगा। तो D निकालेंगे हम यहां से। अब S15 का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 15/2, 2a यानी 2 इंटू 15 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले जाओ, यहां पे हो गया 30 प्लस 14d इज इक्वल टू 750 इंटू 2/15। 30 को इधर ले जाएंगे, सो 100 माइनस 30, 14d इज इक्वल टू 70 एंड दिस इज 5। तो जो d है वो 5 आ गया।
अब वो कोई सी भी टर्म पूछ ले, वो कह रहा है आप बता दीजिए 20th टर्म, तो A20 बराबर होता है A प्लस 19D, यानी 15 प्लस 19 इंटू 5, तो ये हो गया 15 प्लस 5 5 10 एंड दिस इज 11, सो 1 1 10 इज इट्स 20th टर्म। सिंपल क्वेश्चन था, S15 का फॉर्मूला रख दिया, यहां से हमें D मिल गया, A हमें पहले से दे रखा था, A और D मिल जाएं फिर तो हम AP की कोई सी भी टर्म बता सकते हैं। इसके B वाला पार्ट देखिए, Rohan repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with an installment of rupees 1,000. If he increase the installment by rupees 100 every month, what amount will he paid by him 30th installment? What amount of loan has he paid आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट? मतलब समझे कि जो रोहन है उसने 1,18,000 रुपए का लोन ले लिया और उसके जो लोन को वो किस्तों में देता है। कैसे? पहले महीने 1,000 रुपए और फिर वो हर महीने लोन की जो किस्त है उसको 100 रुपए बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो 30 महीनों में, वो कह रहा है व्हाट अमाउंट विल ही पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30 महीनों में उसको वो कितनी अमाउंट वहां पर पे कर देगा। तो आप समझें कि वो कह रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय रोहन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय रोहन, वो रुपीज 1,000 की है, अमाउंट इंक्रीज्ड एवरी मंथ, हर महीने कितनी अमाउंट बढ़ जाती है? रुपीज 100। तो आप देखें तो ये एपी है, रिक्वायर्ड एपी इज, वो होगी 1,000, 1,100, 1,200, इस तरीके से। अब वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल ही पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितनी अमाउंट देगा, यानी इसकी 30th टर्म बता दीजिए। तो यहां पर A है 1,000, D है 100, वो पूछ रहा है A30, यानी A प्लस 29D, और A प्लस 29D यानी 1,000 प्लस 2,900, 29 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3,900। तो 30वें महीने की जो किस्त है वो क्या होगी? 3,900 रुपए वहां पर होगी। अब वो ये भी पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना अमाउंट पे कर देगा, मतलब सभी को जोड़ने से हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो S30 निकालना है। S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यहां पे आ गया 15, सो 15 इंटू ये आ गया 2,000 प्लस 2,900, यानी 15 इंटू 4,900, तो यहां पे आ गया 00, 15 9 जा 135, सो यहां पे कैरी आ गई, दैट इज 13, 15 4 जा 60 एंड 60 प्लस 13 इज 73,500। सो उसका जो लोन की अमाउंट है 30 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद वो होगी 73,500। आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन पेड बाय रोहन in 30 installments is 73,500। इतने पैसे वो 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद दे चुका होगा।
अब क्वेश्चन 30 देखिए, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि ये आपका, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, तो ये इरेशनल नंबर तो है, बट हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव करने के कई सारे मेथड हैं, आपके 10th क्लास में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सभी को प्रूव करना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मुझे इसको इरेशनल करना है, मैं रैशनल मान लूंगा, उसका अपोजिट, फिर अंदर से कुछ ऐसा रिजल्ट निकालूंगा जो गलत होगा, और फिर हम बोलेंगे कि ये गलत रिजल्ट अंदर से हमारे मानने की बात पर कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसके अपोजिट आ रहा है, और हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत मानने की वजह से आया है, और फिर हम कह देंगे कि हमारा मानना गलत है, तो ये इस तरीके से रिजल्ट होगा। तो इरेशनल करना है तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो √3 इज इक्वल टू A/B, where A and B are integer and co-prime। A और B जो हैं वो इंटीजर हैं हमारे, एंड को-प्राइम भी हैं। तो आप देखें तो A और B इंटीजर भी हो गए, को-प्राइम भी हो गए। को-प्राइम कौन से नंबर कि जिनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होता या जिनका HCF 1 होता है। A और B ऐसे नंबर हैं जैसे 3 और 7, या फिर आप कहें 7 और 11, इनको कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर दे। ये 7 11 को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1। तो ये ऐसे नंबर्स हैं। अब यहां पर इसको इधर ले आओ, A इज इक्वल टू √3B, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पे आ गया A² इज इक्वल टू 3B²। आप यहां देखें, मैं ऐसा लिख रहा हूं 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। मतलब क्या है इस बात का कि जो 3 है वो इस 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो 3 इस A² को B² टाइम डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स A²। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर 3 A² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स A, तो 3A को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है हमारे पास कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 इस A को डिवाइड कर रहा है तो A को हम लिख सकते हैं सम 3C, दिस इज आपका फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। A को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3C, क्योंकि ये A है तो 3 के सम मल्टीप्लाई करने पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब A की ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, पुटिंग A इज इक्वल टू 3C इन फर्स्ट, 3C का स्क्वायर इज इक्वल टू 3B², 9C² इज इक्वल टू 3B²। तो यहां पर आ रहा है B² इज इक्वल टू 3C²। अब देखो जरा, 3B² को डिवाइड कर रहा है C² टाइम्स, सो विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स B²। 3 जो है B² को डिवाइड करेगा, 3B² को डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स B। 3 अगर B² को डिवाइड करता है तो 3B को भी डिवाइड करेगा। और आप देखें कि 3 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है B को भी डिवाइड कर रहा है।
अगर ऐसा केस बनता है कि एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो आप लिखेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 जो है वो ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर है, बट हमने तो माना था कि वो कोप्राइम है, और ये कह रहा है यहां से रिजल्ट कि वो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक अपोजिट बात हो गई। तो हम लिखेंगे हियर अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन this is a contradiction that A and B this is a contradiction to A and B are co-prime। A and B co-prime है, ये इसके लिए आपका क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू A and B are co-prime। अब हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन have arisen due to our wrong assumption। ये हमारे गलत मानने की वजह से यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। सो अवर assumption इज रॉन्ग। तो हमने बोल दिया कि हमारा मानना जो है वो गलत है, अवर assumption इज रॉन्ग। सो √3 इज रैशनल इर्रेशनल। तो जो √3 है वो इर्रेशनल होगा क्योंकि हमने उसको रैशनल माना था। इसके बाद क्वेश्चन 35 के ए वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, मैं फिगर आपके सामने बनाऊं, वो इस तरीके से दे रखी है। this complete angle, this is ADBC। गिवन है कि एंगल ADC इस BCA, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ACB, ये पूरे वाला ट्रायंगल ADC के बराबर है, कि सिमिलर है, ये प्रूव करना है। और फिर एक और रिजल्ट हमें निकालना है। तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCA। और इसके बाद टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है हमारे पास ट्रायंगल ACB is equal to similar to ट्रायंगल ADC। ये इसके सिमिलर है। तो इसको सिमिलर करना काफी इजी है। अब देखें कैसे। हमारे पास इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC, आप देखें तो ACB ADC, एक तो इसमें और एक इस पूरे वाले में, तो एंगल D तो एंगल C के बराबर ही है। एंगल ADC इज इक्वल टू BCA, ADC इज इक्वल टू BCA। ये गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन, ये गिवन दे रखा है। एंड एंगल A को आप देखें तो वो दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अगर हमें दो ट्रायंगल्स में आपके दो एंगल इक्वल मिल जाएं, सो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, कि ये दोनों क्या हैं, आपके सिमिलर हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है कि हैंस फाइंड BD, और हमें गिवन में कुछ और भी दे रखा है
कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, AD जो है वो 3 सेंटीमीटर। दिस इज AD दे रखी है, AC दे रखी है। कहीं से AB मिल जाए तो फिर हम BD निकाल पाएंगे। सो हमें BD निकालनी है। अब आप देखो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं AC अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। देखिए मुझे AB मिल जाए तो मैं BD निकाल पाऊंगा, क्योंकि AD मुझे दे रखा है, तो AB मुझे मिलेगा यहां से, जो दे रखा है वो पुट कर दो। AC क्या है हमारे पास, AC इज 8, AD कितना है हमारे पास 3, दिस इज AB हमें निकालना है, दिस इज 8। मल्टीप्लाई कर लो, 3AB इज इक्वल टू 64 एंड AB इज इक्वल टू 64/3, दैट इज अवर AB। AB मिल गया, मुझे चाहिए BD। BD को मैं ऐसा लिख सकता हूं AB माइनस AD, AB माइनस AD। AB है 64/3 माइनस AD। AD कितना निकाला है, AD है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 64, 3 LCM आ गया, 64 माइनस 9, दैट इज, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 64 माइनस 9 इज, ये आएगा आपका 55/3 सेंटीमीटर। तो ये जो BD है वो किसके बराबर होगा, 55/3 सेंटीमीटर। तो क्वाइट इजी बट अ ट्रिकी क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट BD नहीं निकालना था, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि BD कैसे मिल सकता है। AD आपको दे रखा है, अगर AB आप निकाल लेते हैं तो फिर आप इस BD को भी यहां पर निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन 35 का B पार्ट देखिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। पहले आप थ्योरम को समझें। क्या कह रही है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से द ट्रायंगल इज ABC। हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, लेट्स से हमने लाइन ड्रा कर दी DE जो BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल ड्रा कर दी, और ये अदर टू साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड्स का रेशो है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपकी थ्योरम है। इस थ्योरम को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम। दोनों ही नाम से हम इसे जानते हैं। तो आप यहां पर गिवन पार्ट लिख सकते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। टू प्रूव वाला पार्ट क्या है, टू प्रूव है हमारे पास कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो किसी भी क्वेश्चन को या थ्योरम को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। अगर माइंड में ये ही नहीं आएगा कि हमें पहुंचना कहां है, रिजल्ट क्या लेकर के आना है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हमें ये रिजल्ट यहां से लेकर के आना है। अब इस रिजल्ट को लाने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम दो परपेंडिकुलर्स डालेंगे, दैट इज DF एंड यहां पर इस साइड पर दैट इज G। वी ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन है, वी ड्रॉ
DF परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AD। ये दोनों परपेंडिकुलर डाल लिए एंड इन लाइंस को भी ज्वाइन कर दें एंड ज्वाइन BE एंड DC एंड ज्वाइन BE एंड DC। इन सभी को क्या कर दें आप, ज्वाइन कर दें। तो अब इसके बाद इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें थोड़ा सा एरिया का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया का तो एक ही फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हाइट मतलब परपेंडिकुलर, DF परपेंडिकुलर है और AE क्या है, हमारा बेस है। सो 1/2 इंटू DF इंटू AE, दिस इज फर्स्ट। आप बोले सर यहां एक और परपेंडिकुलर भी तो है, उससे भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां से भी एरिया मिल जाएगा 1/2 इंटू EG इंटू AD, दिस इज। तो दोनों से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लिया। नाउ हम निकालेंगे एरिया इस वाले ट्रायंगल का, दिस वन BDE। इन ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर होगा? आप बोले सर फॉर्मूला तो वही है। BDE को मैं जरा यहां बनाता हूं, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब बेस तो हमारे पास है BD, अब परपेंडिकुलर कहां से लाएं? तो एक थ्योरम होती है कि अगर हम इसकी किसी साइड को इंक्रीज कर लें या एक्सटेंड कर लें या फिर हम उसको प्रोड्यूस कर दें और उस पर कोई परपेंडिकुलर डाल दें, तो आप देखो यहां पर EG परपेंडिकुलर है, इसकी इस साइड को प्रोड्यूस करने पर वो इस BD पर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब वो आपका इस BA पर परपेंडिकुलर है तो वो BD का भी परपेंडिकुलर है। तो हाइट क्या मिल गई हमें, 1/2 इंटू EG और बेस क्या है हमारे पास, दैट इज BD, दिस इज 3। नाउ ऐसे ही ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल DEC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC वो किसके बराबर होगा? देखो DE को प्रोड्यूस करेंगे तो DF परपेंडिकुलर 1/2 इंटू DF इंटू EC, दिस इज 4th। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो आपके पास रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हमें चाहिए AD अपॉन DB, तो AD कहां पर है, AD अपॉन DB या BD यहां से। सो डिवाइडिंग सेकंड बाई थर्ड, डिवाइडिंग सेकंड बाई 3 कर दें डिवाइड, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ADE का एरिया है 1/2 इंटू EG इंटू AD और इसका है 1/2 इंटू EG इंटू DB या BD। तो यहां पे आ गया AD अपॉन DB, दिस इज 4th या 5th लिखें इसे। अब दूसरी साइड है AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC यहां से मिल जाएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई 4th। तो यहां से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू DF इंटू AE, 1/2 इंटू DF इंटू EC। यहां पे आ गया AE अपॉन EC, दिस इज 6। आप बोले सर रिजल्ट तो हमें दिख रहे हैं बट ऊपर ADE है, नीचे एरिया अलग है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं
तो फिर हम इन्हें बराबर लिख पाएंगे। तो आपके पास एक थ्योरम होती है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के साथ बनने वाले एरिया जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल होता है। आप लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with same base between two parallel lines, between two parallel lines is equal। सेम बेस, देखो ADE का भी बेस DE है और DEC में भी बेस DE है, तो यहां पर दोनों का सेम बेस है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल भी हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई। तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, AE अपॉन EC। दिस इज 7 फ्रॉम 5 and 7, 5 and 7 यहां से होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आप चेक कर लें, जो रिजल्ट हमें लेकर के आना था वो हम यहां पर लेकर आ गए हैं। अब या तो वो क्वेश्चन को स्टेटमेंट से दे दे या फिर वो आपसे बोले कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करिए, तो सेम तरीके से आपको करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चन जो सेट 1 से डिफरेंट थे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 3 के क्वेश्चंस जो सेट 1 से डिफरेंट हैं।